सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में 2026 के लिए कंप्लीट इंग्लिश को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले 5 वर्षों के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस एकमात्र वीडियो लेक्चर से आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम रिवाइज हो जाएगा साथियों, और आप थोड़ा सा मेहनत किए होंगे पीछे, तो इस एकमात्र वीडियो से आप 100 आउट ऑफ 100 की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है, ग्रामर सेक्शन से नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन्हें हमने इंक्लूड किया हुआ है। कंप्लीट आपकी वोकैब है, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज और होमोफॉन्स को शामिल किया हुआ है। राइटिंग सेक्शन से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग को भी शामिल किया हुआ है। अगर मैं बात करूं लिटरेचर पोर्शन से, तो प्रोज से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया हुआ है। पोइट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 सेंट्रल आइडियाज को इंक्लूड किया हुआ है। सप्लीमेंट्री से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने शामिल किया हुआ है। जिन साथियों को इंग्लिश के पेपर से डर लग रहा है, वो इस एकमात्र वीडियो लेक्चर से अपने पेपर को बहुत आसान तरीके से पास कर सकेंगे। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है पेपर पास करने वाली क्लास। तो साथियों, माँ सरस्वती के चरणों में अपने सर को झुकाते हुए मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो साथी मेरे साथ इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, तो उन्हें निराशा हाथ ना लगे। पिछले सेशन के लिए भी मैंने एक ऐसा ही वन शॉट आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें से हर क्वेश्चन पेपर जो सेट बना था उसमें 80+ नंबर का एज इट एज आया हुआ था। तो आइए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आप लोगों के समक्ष संपूर्ण पाठ्यक्रम को डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स संबंधी क्वेश्चंस को आप लोगों के समक्ष डिस्कस करेंगे। आपको निर्देश दिया जाएगा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी 2 वाक्य आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आपको करेक्ट करना होगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, यानी कि जो मृत्यु है वो अपमान से कहीं ज़्यादा उचित है। तो साथियों, एडजेक्टिव में आपका एक एक्सेप्शन होता है, जिसे आप अपवाद कहते हैं। आप चाहो तो साथ ही साथ लिखते रहें। अगर आपको सेंटेंस में प्रेफर या प्रेफरेबल देखने को मिले, प्रेफर या फिर प्रेफरेबल आपको देखने को मिले, तो साथियों ये हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रूप में ही रहते हैं, यानी कि इनसे पहले ना तो आपको मोर लगाकर इन्हें कंपैरेटिव फॉर्म में बनाने की कोशिश करना है और ना ही इनके साथ कंपैरिजन कंजंक्शन देन लगाना है। इनके साथ केवल प्रीपोजिशन आपको टू का यूज करना होगा। किस किस के साथ? प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, ठीक है। इनसे पहले ना तो आपको मोर लगाना है, ना इनके बाद में THAN देन। तो क्या लगाओगे? केवल और केवल प्रीपोजिशन टू। बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो बताओ क्या गलती है? तो आप कहोगे देन की गलती है, देन की जगह पर होना चाहिए था टू, ठीक है। आप अपना राइट आंसर मेंशन कर सकते हैं, डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। अगर हमसे पूछता विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है। तो गलत क्या था इसमें? आप कहते सर देन, ठीक है। दोनों तरीके से आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए आपको तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है ही इज सीनियर देन यू, यानी कि वह आपसे अधिक सीनियर है। तो साथियों, जो लैटिन एडजेक्टिव हैं जो IOR पर समाप्त होते हैं, जैसे सीनियर आपके सामने लिखा है, जूनियर हो गया,
ठीक है, ये भी देखें आप IOR। इसके अलावा इन्फेरियर हो गया, क्या हो गया, इन्फेरियर। ढेर सारे ऐसे लैटिन एडजेक्टिव जो IOR पर समाप्त होते हैं, इनके साथ भी आपको कंपैरिजन कंजंक्शन THAN लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं लगाओगे प्यारे साथियों, THAN। तो इनके साथ भी आप क्या लगाओगे, प्रीपोजिशन टू। तो राइट आंसर सेंड कीजिएगा। तो आप कहेंगे सर ही इज सीनियर, देन की जगह पर हो जाएगा टू, ही इज सीनियर टू यू। ये आपका राइट आंसर बन के तैयार होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि 5 भेड़ खेत में या मैदान में चल रही हैं। देखो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, 20 क्वेश्चन है केवल सिंटैक्स से। आपका सीप हो गया, और साथियों में बात करूं डियर हो गया। ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में एक समान होते हैं। इनमें हमें एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 1 सीप कहोगे तब भी सीप रहेगा, 2 सीप कहोगे तब भी सीप रहेगा। ऐसे 1 डियर कहोगे तब भी डियर रहेगा, 2 डियर कहोगे तब भी डियर रहेगा। तो यानी कि इनमें हमें एस या एस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, तो आप कहेंगे 5 सीप, 5 सीप। हेल्पिंग वर्ब से कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। और आगे आप लिख देंगे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। समय कम है, रिवीजन की दृष्टि से मैं आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूँगा। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, बताओ क्या गलती है। तो साथियों नेम ऑफ डिजीज आपको दे दिया जाए डाइड के साथ में, तो वहाँ आप प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, कोई भी बीमारी का नाम हो, डाइड ऑफ मीजल्स, मम्स, कुछ भी आपको दे दिया जाए। ठीक है, अगर आपको कोई रीजन दिया जाए जैसे भूख से मरा है, प्यास से मरा है, तो फिर आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, डाइड फ्रॉम हंगर। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखें कैंसर एक बीमारी का नाम है, तो फ्रॉम नहीं, क्या होना चाहिए था, आप कहोगे सर ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर। अगर किसी भी बीमारी का नाम दिया है तो डाइड के साथ ऑफ रखोगे। अगर कोई रीजन बताया जाए तो फिर आप फ्रॉम लगाओगे। ठीक है भाई, आगे देखिए। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। तो साथियों मैं बात करूं टायर्ड की, लगने को थर्ड फॉर्म में लेकिन एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो टायर्ड हो गया आपका, जेलस हो गया आपका, लिख लेना एक पेज पर। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं मेड हो गया आपका, मेड। इसके अलावा कॉन्फिडेंट हो गया, लिख लो आप, कॉन्फिडेंट हो गया। या फिर मैं बात करूं कॉन्फिडेंट के अलावा डेप्राइव्ड, क्या हो गया, डेप्राइव्ड। डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित कर देना, और इसके साथ जानबूझकर आपको विद देगा। ठीक है, इन सभी के साथ में आपको प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना है। टायर्ड ऑफ, जेलस ऑफ, मेड ऑफ, डेप्राइव्ड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। तो बताओ क्या गलती है, आप कहोगे सर इनकी जगह पर हो जाएगा फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। क्लियर है भाई, आगे देखिए। पुअर आर ऑनेस्ट। तो साथियों यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको दी जाए, टोटल मैं बात करूं अगर आपको वर्ब देखने को मिले, क्या देखने को मिले, वर्ब, तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। और सब्जेक्ट जो है साथियों, ये या तो नाउन हो सकता है या नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाला प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन पुअर तो एक एडजेक्टिव है, आप सभी लोग जानते हैं, तो ये तो आपका सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है तो साथियों वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। बात समझ रहे हैं, तो एडजेक्टिव को नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द लगा दें तो ये उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें प्यूपल आपका हिडन रहेगा। प्यूपल आप जानते हैं पर्सन्स को कहते हैं, किसे कहते हैं, पर्सन्स को, और पर्सन्स आपका कैसा है, प्लूरल। तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगा दें तो वह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी स्थिति में प्यूपल हिडन रहेगा, तो आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। और कभी भी एडजेक्टिव में एस या यस लगाने का प्रयास ना करें, कभी भी आप ये ना करें पुअर्स लिख दें, रिचेज लिख दें, ऐसा गलत है ना, पुअर्स वो देगा जानबूझकर। तो आपका राइट आंसर होगा द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो ईमानदार होते हैं।
ठीक है भाई, ये हो गया। अब ऐसे मत करना द ऑनेस्ट आप लिख दें, ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा। फिर ये द ऑनेस्ट आप लिखते हैं तो इसका मतलब है सभी ईमानदार लोग, ठीक है। आगे देखिए, रिच शुड हेल्प द पुअर। देखो द पुअर तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन रिच इस शुड का क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। लेकिन आपको यहाँ सब्जेक्ट बनाना होगा तो आपको क्या करना है, एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है भाई। आगे देखिए, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि हिरन खेत में चर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया डियर हो गया आपका या फिर सीप हो गया, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में एक समान रहने वाले नाउन हैं, तो इनमें हमें एस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डियर, और हेल्पिंग वर्ब से कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इफ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल गो विद हिम, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल सिंटैक्स के 20 क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर हिंदी से तो बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों कंडीशनल सेंटेंस आपका क्या कहता है। आपको इफ क्लॉज दिया है और इसमें आपको विल दिया है या सेल दिया है, तो इसका कभी भी यूज नहीं होगा। इफ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, यानी कि इफ हो उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, यानी केवल बिल को हटा देंगे। और सिंगुलर है तो आप बिल को हटाने के बाद उसमें एस या एस ऐड कर देंगे। बात समझ में आई आप लोगों को कि इफ के साथ में आपको बिल का प्रयोग नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप बी1 लिख देंगे, बिल हटाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ही बचेगा, क्योंकि मॉडल्स के बाद बेस फॉर्म ही लिखा जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बिल को हटाकर हम उस क्रिया में एस या एस लगा देंगे, ठीक है भाई। तो बताओ क्या गलती है। आप कहोगे सर इफ़ ही विल कम, तो यहाँ से हम बिल को हटा देंगे और ही के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा कम्स, ठीक है भाई। इफ़ ही कम्स कॉमा आई शैल गो विद हिम। छोटी सी बात और यहीं ध्यान रखेंगे, अगर आपको अनलेस दे दे, क्या दे दे, अनलेस, या फिर आपको दे दे अनटिल, इनके साथ भी आपको बिल या सेल का प्रयोग नहीं करना है, और ये अपने आप में निगेटिव एडवर्ब्स हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इनके साथ बिल नॉट, क्या, बिल नॉट, सेल नॉट, डू नॉट, डज नॉट, किसी का भी यूज नहीं होगा। कंडीशन वही रहेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ES। ध्यान रखोगे, पेपर में पूछा गया है आपका यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, माई हेयर्स आर ब्लैक। हिंदी में आप बालें कह सकते हैं साथियों, लेकिन हेयर इंग्लिश में एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें हमें एस या ES लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इसीलिए इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेयर ही आप रखोगे, ठीक है भाई। हेयर्स अगर लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बताओ क्या गलती है सर। तो आप कहेंगे माई हेयर, माई हेयर, और ये सिंगुलर है तो आप लिख देंगे इज ब्लैक। कभी कभी आपको करेक्ट भी सेंटेंस वो दे सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। बताओ 10 क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम का पूरा ध्यान रखूंगा जिससे आपका समय ज़्यादा लंबा ना खींचे। मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, तो साथियों यहाँ उसने स्पेलिंग ही गलत दे दी है, क्योंकि मैथमेटिक्स होता है, क्या होता है, मैथमेटिक्स। तो यहाँ तो गलत दे दिया उसने, क्या होना चाहिए था, मैथमेटिक्स होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आगे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे नाउन जो ICS पर समाप्त होते हैं दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे, कैसे लगेंगे, प्लूरल, लेकिन ये सब्जेक्ट हैं, तो इसी वजह से हम इन्हें सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। तो ये सिंगुलर रहेंगे आपके। तो यहाँ स्पेलिंग में गलती थी तो आप मैथमेटिक्स कर देंगे, और एज बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है, एस लगा लेना भैया। आगे, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। यहाँ लेस्ट को आपको याद रखना है। लेस्ट एक नेगेटिव एडवर्ब है साथियों, क्या है, नेगेटिव एडवर्ब। इसके बाद हमेशा शुड का ही प्रयोग करना है, यानी कि लेस्ट उसके बाद सब्जेक्ट फिर शुड। अब लेस्ट अपने आप में अर्थ देता है कहीं ऐसा ना हो, लड़के ने झूठ बोला कहीं ऐसा ना हो
कि उसे पनिश किया जाए। तो यानी कि साथियों लेस्ट के बाद शुड तो रहेगा आपका, लेकिन इसके साथ हमें नॉट का यूज कभी नहीं करना होता है, क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, तो इसके साथ आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेंटेंस एरर पूछे तो आपका नॉट ही गलत है। ठीक है, क्योंकि पूछ गलत रहा है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछाई गलत है। आगे, बीइंग अ रेनी डे, बरसाती दिन होते हुए वी डिड नॉट गो टू कॉलेज, हम कॉलेज को ना गए। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप पढ़ोगे सिंथेसिस में, तो साथियों दिन मौसम महीने की बात की गई है, तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप बीइंग से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में नहीं होगा। तो मौसम की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इट, फिर आप लिखोगे बीइंग, इट बीइंग, आगे आप लिख देंगे अ रेनी डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछा गया है आपसे, अ रेनी डे, कॉमा लगाकर आप लिख देंगे वी डिड नॉट गो टू कॉलेज। क्लियर है भाई, क्योंकि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। आप ये ध्यान रखें कि सेंटेंस अगर बीइंग से दिया है, करेक्ट करने की कह रहा है, तो 101% ऐसे चांसेज आपको बनेंगे कि वहाँ इट का प्रयोग होगा। ठीक है भाई, आगे देखिए, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। तो एडवर्ब टू आप पढ़ोगे, उसमें आपने पढ़ा होगा नेगेटिव सेंस कन्वे करता है ये, लेकिन हैप्पी अपने आप में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ग्लैड आपको दे देता है ये, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, इनसे पहले आप वेरी का प्रयोग करेंगे, ना कि टू का। तो इस टू को आप हटा देंगे, किसका प्रयोग कर देंगे, वेरी। आगे देखिए, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, वह कल एक पत्र प्राप्त कर चुका है। आप कहोगे कल की बात कर रहा है, हैड होना चाहिए, है ना, लगातार वो इसी वजह से दे देता है आपको। लेकिन यस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, एगो हो गया जैसे 2 मिनट्स एगो, 3 मिनट्स एगो। तो ये रिसेंटली एक्शन को शो करते हैं, इसी वजह से टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अफर्मेटिव है तो आप सेकंड फॉर्म लिख देंगे, नेगेटिव होता तो आप डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म लिख देते। तो हैज आप हटा देंगे, हो जाएगा ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। आगे देखिए, हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, उसका चश्मा नया है। तो साथियों एक तो स्पेक्टिकल्स ही रहेगा आपका, इसके अलावा सीसर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, है ना, इसके अलावा शूज हो गए, आपके पैंट्स हो गया, जींस हो गई, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनमें एस आपका लगा रहना चाहिए, और ये पेयर में होते हैं, इसीलिए इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इज की जगह पर आपका आर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आर। ठीक है भाई, आगे देखो, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, यानी कि वह दो लड़कों में सबसे लंबा है। अब दो का कंपैरिजन आपने कंपैरेटिव के लिए पढ़ा हुआ है, तो यहाँ सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहा है, तो यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म होना चाहिए था टॉलर। अगर दो से ज़्यादा होता यहाँ 3, 4, 5, तो फिर आपका टॉलेस्ट बिल्कुल सही था। आप ये तो नहीं सोच रहे कि 2 को हटा के 3 लिख दें, ऐसा नहीं करना भाई क्रांतिवीरो, है ना, क्रांतिवीरो, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे देखिए, द जेंट्री ऑफ द सिटी वॉज इन्वाइटेड इन द फंक्शन। जेंट्री एक प्लूरल नाउन है, जेंट्री हो गया, पुलिस जैसे आप पुलिस कह देते हैं, आर्मी हो गया, प्यूपल हो गया, ये प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ऑफ तो प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो जेंट्री के अकॉर्डिंग वर होना चाहिए। देखो डिफाइन और बेहतरीन तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको केवल रिवीजन यहाँ कराया गया है। 1 घंटे या 55-56 मिनट के आसपास का सिंटेक्स का वीडियो है, जिसमें 75 रूल्स मैंने कराए हुए हैं, जो आपके एयरफोर्स, एनडीए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सीजीएल वगैरह तक टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पेपर निकालना है, केवल उस पर फोकस है। ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। तो साथियों इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 आपके वोवल साउंड होते हैं और 24 आपके कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वोवल साउंड अगर हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं आ से लेकर बड़ा ओ, जैसे औ कहते हैं आप, ऐसा साउंड किसी भी वर्ड का आपको शुरुआत में प्रोनाउंसिएशन देखने को मिले, तो आप आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अगर आपका कॉन्सोनेंट है, यानी का से लेकर ज्ञा के बीच में, तो फिर आप आर्टिकल ए का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो यहाँ देखें क्या साउंड है, आपको ई, ए, ई, आई, ओ, यू के हिसाब से तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं, साउंड के अकॉर्डिंग चलना है।
तो यूरोपियन आप लिखोगे तो क्या आया, यह साउंड, तो कैसा साउंड है, आप कहोगे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, तो ए होना चाहिए था। लगातार पूछा गया है। यूनियन आपसे पूछा था, एन यूनियन, तो बताओ एन यूनियन सही है क्या, नहीं, आप कहोगे आ यूनियन। ठीक है, जैसे आपको दे देता है वो यूजफुल, आ यूजफुल बुक, ठीक है, यूजफुल बुक। एमटीएस में इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, तो यूजफुल यू को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ए होगा यहाँ। यूनियन दे देगा आपको वो। आगे देखिए, ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years। देखो सिंस की अगर मैं बात करूं, ये आपका अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का आप प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। और निश्चित समय होता तो आप उसके लिए सिंस लगा देते, जैसे 2 o'clock 3 o'clock, है ना, जुलाई, अगस्त, 2025, 2024, तो आप सिंस का प्रयोग कर देते, संडे, मंडे, है ना, ये निश्चित समय है। तो ये थे आपको टोटल इतने क्वेश्चन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, ये आपका रहा नरेशन। अगर नरेशन से पहले मैं चाहूँगा, चलो नरेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम 20 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको निर्देश दिया है यहाँ भी, 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य को आपको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही विल से, वह कहेगा, द स्टूडेंट वॉज लेजी, कि छात्र आलसी था। तो साथियों आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, यानी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो टेंस दिया है उसे आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फ्यूचर में दिया है, बिल आपने पढ़ी है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे ही विल, और से का से रहेगा। अगर से टू होता यहाँ तो हम उसे टेल में बदल देते, से टू को किस में बदल देते, टेल में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आपको हटाना है, दैट आप लगा देंगे। स्टूडेंट थर्ड पर्सन है तो आपको एज टाइप लिख देना है, द स्टूडेंट वॉज लेजी। ठीक है भाई, इसमें कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करना था, केवल दैट लगा के छोड़ देना था। आगे है रीता सेज आई शैल डू इट, रीता कहती है मैं इसे करूँगी, तो रीता आप रीता ही लिखोगे। शेष दिया है, शेष ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगाओगे। आई को रीता से चेंज करेंगे, देखो आई यहीं से चेंज होगा और उसका प्रोनाउन केस लिखा जाएगा, तो रीता के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे सी। अब सी के अकॉर्डिंग तो आप बिल का प्रयोग करते हैं, तो इसी वजह से आपको बिल लिखना होगा। आई और बी के साथ सेल और सभी के साथ बिल, टेंस चेंज नहीं किया है, कहीं आप मेरे गले मान को पकड़ लें, डू इट। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ता रहूँगा। आगे देखिएगा, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब यानी कि सेइंग, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट, है ना, या फिलोसॉफिकल फैक्ट दिया हो, तो केवल आपको, भले ही रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में दिया जाए तो आपको सैड का सैड रखना है, और सैड टू दिया जाए तो उसे आपको टोल्ड में बदल देना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगा देना है, और टेंस और जो आपको दिया है उसमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे बनाओगे आप, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, गॉड इज एवरीवेयर, यानी भगवान हर जगह हैं। तो क्या है ये, आप कहोगे एक तरीके से हम प्रोवर्ब के रूप में कहते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं, तो हम लिख देंगे राम, सेड टू को हम ले जाएंगे टोल्ड में, उसके बाद आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिख दोगे दैट। उसके बाद यहाँ हमें कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम लिख देंगे गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लगा लें। ठीक है भाई, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि सभी पुरुष मरणशील हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी आप लगा लेंगे। रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही माना जाता है इसे। ठीक है, इन्हें लगा लेंगे आप। आगे देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक असर्टिव है, यानी सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, उसका भी सेम नियम रहेगा आपका। अगर सैड दिया है तो आपको सैड ही रखना है।
अगर आपको शेड टू दे दिया है तो उसे आप टोल्ड में लेकर चले जाएंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाना होगा। यहाँ आपका जो टेंस है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए ये सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं सारे के सारे सेंटेंसेज और फुल स्टॉप पर खत्म हुए हैं। तो पहला सेंटेंस है दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। तो असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दीना, सेड टू को आप ले जाओगे टोल्ड में, आगे आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हो जाएगा दैट, आई को देन दीना से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। जब तक जेंडर आपका क्लियर नहीं है तो ही को ही आप प्रायोरिटी दोगे। अब एज एम आर वॉज बर में जाएगा तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉज, और योर को आप मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड। दीना ने मुझे बताया कि वह मेरा मित्र था। ठीक है, आगे देखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो बना सकते हैं आप आसानी से। सबसे पहले आप लिख देंगे ही, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, आगे आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आगे आप लिख देंगे आई को चेंज करेंगे ही से तो ही हो जाएगा। ही के अकॉर्डिंग आप चाहो तो सेल का शुड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो वुड कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लिख देंगे हेल्प, यू ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे यू के स्थान पर मी। ही टोल्ड मी दैट ही शुड या वुड हेल्प मी। ठीक है, अब ये बाकी के क्वेश्चंस आप लगाओ क्योंकि नहीं तो वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाएगा। केम आपको दिया है, सेकंड फॉर्म से क्वेश्चन बनना तय है या फिर डेड से, तो दोनों को आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म में ले जाओगे। किस में ले जाओगे? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, और टुडे का दैट डे हो जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, दैट डे। और टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सी सैड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। तो साथियों यहाँ जो ब्रदर है इसे वोकेटिव केस में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? वोकेटिव केस में। तो इसे स्थिति में आप लोगों को एक छोटा सा ध्यान रखना है। अब वो ध्यान क्या है कि जो वोकेटिव केस है उसे आपको लिसनर मान लेना है। क्या मान लेना है? लिसनर। ऐसे मान लेना है सी सेड टू हर ब्रदर, तो आपको टोल्ड करने में आसानी हो जाएगी। बस इसी कन्फ्यूजन से दिया है सी टोल्ड हर ब्रदर। ठीक है, अगर हर ना लगाएं तो फिर डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना होगा आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे दैट, आई को सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, सेल का फिर वही शुड हो जाएगा, आगे आप लिख देंगे गिव, है ना, और यू को चेंज करेंगे ब्रदर से तो हिम हो जाएगा, माई को आप चेंज करेंगे सी से तो हर हो जाएगा, और बॉच का बॉच लिख देंगे। ठीक है, ये था। बाकी के ये दो क्वेश्चंस आप लगाएंगे। इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन देखने को मिला है आपको, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको सर या मैम देखने को मिले तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उससे पहले आप रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर दें। किसका प्रयोग कर दें? रेस्पेक्टफुली। बस इतना सा काम आपको करना है और कुछ नहीं है। सर या मैम जैसे शब्दों को आप हटा देंगे। जैसे बना के देख लेते हैं, प्रिया और सैड या सैड टू से पहले आप सर की वजह से रेस्पेक्टफुली लिख सकते हैं, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, उसके बाद सैड टू को आप लिख देंगे टोल्ड में, आगे लिख देंगे, यहाँ हिज नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए, है ना, हर टीचर, मिस प्रिंट हो गया है हमसे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे दैट, आई को आप प्रिया से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, कुड का कुड रहेगा, नॉट का नॉट, डू का डू, माई को चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, और यस्टरडे पूछा जाएगा द प्रीवियस डे आप लिख देंगे, द प्रीवियस डे। ठीक है भाई, और एनडीए में द डे बिफोर दिया था तो इसे लेकर परेशान नहीं होंगे। आगे देखिए, ये क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं आपके। तो जब भी आपको इंट्रोगेटिव देखने को मिले क्वेश्चन मार्क, सैड हो या सैड टू, आपको आस्क्ड रखना है। अगर आस्क्ड दिया है तब भी आप आस्क्ड ही रखोगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर इफ आपको लगानी है कनेक्टिंग वर्ड के रूप में। और इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे असर्टिव में ले जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए,
यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, आर यू अ फूल, क्या तुम एक मूर्ख हो। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर खत्म। सबसे पहले आप लिखेंगे यू, शेड हो या शेड टू आप लिख देंगे आस्क्ड, आगे आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हो जाएगा इफ। ठीक है, अब असर्टिव बनाना है तो यू को रीता से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। आप कोष्टक में चाहो तो रीता लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आर का हो जाएगा रीता के अकॉर्डिंग बॉज, और लिख देंगे आगे अ फूल। ये बन गया आपका। नीचे वाला क्वेश्चन तुम बनाओगे। अरे ये गलती हो गई, मी दिया है मैंने, ये नीचे वाला देख लिया, सॉरी इसके लिए। तो आई हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आई। यू आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ फूल, आई वॉज अ फूल, ये हो जाएगा। नीचे वाला तुम बना दो, है ना। ये देखिए नरेंद्र सेड टू पूजा, नरेंद्र ने पूजा से कहा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, क्या आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो। यू अप्लाइड, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे आस्क्ड पूजा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ हो जाएगा। यू को पूजा से चेंज करेंगे तो सी, ये जे एम आर सी के अकॉर्डिंग फिर वॉज में चला जाएगा। आगे आप लिख देंगे क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, यू को फिर चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। और सेकंड फॉर्म में तो मैंने अभी आपको बताया हेड प्लस थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और ईडी लगा हो तो समझ जाओ वो पहले से ही सेकंड या थर्ड फॉर्म दोनों एक समान है। तो नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वॉज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, है ना, सी हैड अप्लाइड। ये वाला बना के देख लेना। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है तो फिर आप लोगों को वही कंजंक्शन रखना है डब्ल्यू एच वर्ड। और सेड या सेड टू को तो आप आस्क में बदल ही रहे हैं। तो महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे महेश, उसके बाद सेड या सेड टू को आप ले जाएंगे आस्क्ड में, आगे आप लिख देंगे रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर यही डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा व्हाट। यू को रीता से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। सी के अकॉर्डिंग आप एजेएमआर को बॉज में चेंज कर देंगे और लिख देंगे डूइंग। हियर का आपको पता है, देयर में आप बदल देंगे। ठीक है भाई। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप लगाओ। देखो डेट दिया है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, और यू हमेशा यहीं से चेंज होगा, पास से ही आपको देखना है। और इंट्रोगेटिव में वही यही देगा जनरली। ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। सर आ जाए तो रेस्पेक्टफुली लिख देंगे आप। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सचिन, क्या लिखोगे, सचिन, रेस्पेक्टफुली, सर आ जाए इस वजह से, रेस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सीनियर, हिज सीनियर। अब कनेक्टिंग वर्ड यही हो जाएगा व्हाट। आई को आप सचिन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे शुड डू। ठीक है, सर को आप हटा देंगे, शुड डू, ये बन गया। ठीक है भाई, आओ आगे देखते हैं। टाइम ज़्यादा मैं लूँगा नहीं, बहुत कम समय में आपका पूरा रिवीजन होगा लगभग। ये इम्परेटिव है, इम्परेटिव के मैं नियम थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से आपको, देखो इम्परेटिव में बी वन से शुरू होगा, ये बात क्लियरिटी है। ठीक है, डू नॉट से होगा वो अलग चीज़ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर बताए तो सेड या सेड टू को आप ऑर्डर्ड में ले जाएंगे, ऑर्डर नहीं तो आप कमांडेड में ले जाएंगे। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको टू लगाना है। क्या लगाना है, प्रपोजिशन टू। अगर वो इम्परेटिव सेंटेंस आपका डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, डू नॉट से, तो फिर आप फॉरवर्ड लगा देंगे और डू नॉट को वहाँ से आप रिमूव कर देंगे, फिर वही प्रपोजिशन टू से आगे जोड़ देंगे। अगर वही इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हुआ है, जो रिक्वेस्ट दिखाए आपको प्लीज या काइंडली से, तो इसे आप हटा देंगे। सेड या सेड टू की जगह पर आप लगा देंगे रिक्वेस्टेड। देखो रिवीजन है, थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना होगा। प्लीज और काइंडली हटा देंगे, प्रपोजिशन लगा देंगे टू। अगर वही सेंटेंस हमारा इम्परेटिव लेटर से प्रारंभ हुआ है, पूछा गया है क्वेश्चन, तो ऐसी स्थिति में सेड दिया है तो आप सजेस्टेड रख दें। ठीक है, अगर सेड टू दिया है तो फिर आपको सजेस्टेड टू लिखना होगा। ठीक है, टू और ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहाँ दैट लगाना होगा। फिर जो अस दिया है उसे या तो बी में चेंज कर सकते हैं या दे में। अगर थर्ड पर्सन है तो आप दे रखना, लिसनर अगर फर्स्ट पर्सन है तो आप बी रख लेना। ठीक है, या स्पीकर है तो। उसके बाद लेट को हटाएंगे तो आपको मोडल शुड का प्रयोग करना है सजेशन के लिए। उसके बाद बी वन लिख देंगे और लेट अस को आप हटा देंगे। ये चार नियमों पे आपको काम करना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं।
द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, यानी कि जो जनरल थे उन्होंने अपने सैनिकों से कहा मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड किल द एनिमी, और जो फुल क्वेश्चन मार्क लग गया इसमें, और शत्रु को जान से मार दो। तो देखो मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, इंपरेटिव सेंटेंस है, B1 से शुरू हुआ है, तो जनरल ने आदेश दिया है, तो आप लिखेंगे द जनरल, क्या लिखोगे, द जनरल, या तो आप लिख दें ऑर्डर्ड, या फिर आप लिख दें कमांडेड। ठीक है, कमांड दी गई है तो कमांडेड भी आप लिख सकते हैं। और आगे आप लिख देंगे हिज सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स, और प्रपोजिशन टू लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर पूरा लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, दिक्कत तो नहीं है कोई। आगे देखिए, प्लीज दे दी आपको, तो आप लिख देंगे आई रिक्वेस्टेड हर, आई रिक्वेस्टेड हर, प्लीज आप हटा दो, टू हेल्प, मी को चेंज कर दें, मी आई से तो मी ही रहेगा, जस्ट का हो जाएगा देन, हाँ सॉरी, जस्ट का जस्ट रहेगा, क्या रहेगा, जस्ट, और नाउ का हो जाएगा THEN देन। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन। आगे देखिए, ये डू नॉट से स्टार्ट है, प्लीज वाला आप बना लेना। ठीक है, द शॉपकीपर, अब देखो डू नॉट आ जाए तो आप फॉरवर्ड लगा दो, क्या लगा दो, फॉरवर्ड, द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी, डू नॉट आप पूरा हटा दो और लिख दो टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, माई को चेंज कर दें शॉपकीपर से तो हिज शॉप, ये हो गया। नीचे वाला बना के देख लेना। ठीक है, सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, तो लेट अस से प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले आप सी लिख देंगे, शेड टू दिया है तो आप सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि लेट अस आपको दिया है, और सैड होता तो सजेस्टेड रहता। आगे आप लिख देंगे अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। अब देखो इसमें फर्स्ट पर्सन दिया है आपको अस, तो इस अस को आपको बी में ले जाना होगा, अगर ये ना होता तो हम दे लिख देते। अब इस तो आपने बदल दिया बी में, लेट की जगह पर आपको लिखना होगा यहाँ शोर, क्योंकि ये सजेशन दे रहा है तो यहाँ भी सजेशन के लिए मॉडल्स लिखेंगे आप, और हैव से पूरा लिखते हैं हैव सम म्यूजिक, ये एंजॉय के सेंस में आ जाए, ये मत सोच लेना कि थर्ड फॉर्म क्यों लिख दिया आपने, है ना, या ये हेल्पिंग। आगे ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जब आप किसी के लिए दीर्घ आयु की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप ब्लेस्ड का प्रयोग कर सकते हैं या बिस्ट का। ठीक है, माय ब्रदर ब्लेस्ड, माय ब्रदर ब्लेस्ड मी, और दैट। अब असर्टिव भी आपको बनाना है, यू को मी से करेंगे तो आई, मे का माइट हो जाएगा, और आगे लिख दें लिव लॉन्ग। ठीक है, बहुत आसान है, भगवान से प्रार्थना करोगे तो आप प्रेड लिख देंगे यहाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है यहाँ से। ठीक है, गुड मॉर्निंग आ जाए तो बिस्ड लिख देंगे, ही शेड टू की जगह पर बिस्ड, हिज फ्रेंड, गुड मॉर्निंग आए तो आपको बिस्ड लिखना है, और आगे लिख देंगे आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब एक और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच इसमें दी है तो आपको एक तो कंजंक्शन एंड रखना होगा, इसकी वजह से रिपोर्टिंग वर्ब बनानी होगी आपको, आस्क्ड, इंट्रोगेटिव, इस वजह से कनेक्टिंग वर्ड यही हो जाएगा हाउ, और आगे लिख देंगे ही वॉच। अब कहोगे ही कहाँ से आया, ये फ्रेंड से चेंज किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। इसका लास्ट मेथड रहता है ये रहा, अगर अलास आए तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग करेंगे, अलास आए तो किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। टाइम ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, इस चीज़ को आपको लेकर थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। तो कैसे बनाओगे, रीना एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी वॉज अनडन। ठीक है, हुर्रा है तो आप यहाँ जॉय का प्रयोग कर देंगे या डिलाइट का, जैसे द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट दैट दे हैड वॉन द मैच। ब्रेवो आए तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लिखेंगे द कैप्टन एप्लाउडेड, द कैप्टन एप्लाउडेड हिज प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है आपका नरेशन। आइए अब मैं कुछ लिटरेचर पोर्शन को ले लेता हूँ, तो आइए देखते हैं प्रोज से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसमें आपका फर्स्ट शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in the studies and why? मिस्टर हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे दोष लगाया और क्यों? या फिर इसी को ऐसे पूछा है, whom did M. Hamel blame for not paying proper attention
टू द स्टडीज ऑफ फ्रेंच, यानी कि मिस्टर हेमल ने फ्रेंच का अध्ययन को प्रॉपर ध्यान न देने के लिए किसे दोष लगाया। देख सकते हैं लगातार आपसे कितनी बार पूछा गया है। तो हिंदी आप याद रखें, केवल आपका आंसर बन जाएगा, यानी सबसे पहले फर्स्टली, यानी सबसे पहले फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज, पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए, यहीं से क्वेश्चन से बना दो आप, ठीक है। सबसे पहले पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, यानी कि मिस्टर हेमल ने छात्रों को दोष लगाया, बिकॉज क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि वो अध्ययन को टाल देते थे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, तब उसने उनके माता पिताओं को दोष लगाया, हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म, जो उन्हें किसी फार्म यानी कि खेत पर कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे, और एट द मिल्स, या फिर मिलों पर। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और अंत में उन्होंने अपने आप को भी दोष लगाया, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उन्हें अवकाश देने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी चैप्टर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज, मिस्टर हेमल ने भाषा के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है। देखो मेरे पास टाइप भी है क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता आपको, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, जिससे कि जहाँ दिक्कत होगी वहाँ मैं करेक्शन करते हुए आगे चलूँगा, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में अपडेट नहीं थे मेरे पास में, 2024 तक थे। तो ये देख सकते हैं 2025 का भी इसमें बताया गया है आपको। तो यानी कि एम हेमल सेड, मिस्टर हेमल ने कहा, दैट, दा नहीं रहेगा यहाँ, है ना, किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दा लगा दोगे तो वहाँ के लोगों को वो रिप्रेजेंट करेगा, तो लोगों के लिए तो नहीं है कहीं ये, नहीं गलत है ये, है ना, द गलत है। एम हेमल सेड, मिस्टर हेमल ने कहा, दैट कि फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा, बॉय द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है। आगे आप लिखें तो लिख सकते हैं, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते थे, और यह सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट अमोंग देम, उन्हें इसे अपने बीच में अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द लास्ट लेसन से। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, व्हाट हैपन्ड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। तो आप इसके लिए आंसर लिखेंगे, व्हेन माने जब, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रसियन, यानी कि जो प्रसियन सैनिक थे उनकी तुरैयां, और इनके बारे में बताया है, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड एट, यानी कि आवाज़ किए, एट विच, जिस आवाज़ पर, एम हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ज़्यादा पीले में थे, यानी कि उदास थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, कुर्सी के अंदर या कुर्सी से, ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चॉक्ड समथिंग, उन्होंने फेयरवेल देने का प्रयास किया, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को रोक दिया, ठीक है भाई। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कहना कि ठीक है। आगे देखिए, आगे ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉन्ग अभी बाद में मैं डिस्कस करूंगा। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, देख लेना बस केवल, ये देखिएगा एक इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी डू क्या करते थे, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवित रहने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। आपने 12-12 घंटे बहुत खराब किए होंगे, एक बस ये देख लो और सही से रिवाइज कर लेना। सर्वाइवल इन सीमापुरी, यानी सीमापुरी में जीवन यापन का मीन्स मतलब रैग पिकिंग, कूड़ा करकट बीनना है। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी, फाइन फूड, भोजन पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने टेंटों को लगा देते हैं या गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो कूड़ा करकट है वो धन है, यहाँ सोने से अर्थ नहीं है गोल्ड का, इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी दिन प्रतिदिन की रोजी रोटी है, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिरों के ऊपर एक छत है।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर्स, ठीक है, या व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी के अंदर बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। ये देख सकते हैं, इतनी सार पूछा गया है आपसे, तो आप बनाएंगे। क्वेश्चन से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ये हटा दें, द ऑथर ऑफर्स, है ना, एन एक्सप्लेनेशन फॉर चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, तो वो आप बता देंगे। द चिल्ड्रन लाइक सिंपली नॉट केयरिंग, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ। आप बनाएंगे थोड़ा सा इसमें से तो आसान हो जाएगा, है ना। देखो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे नहीं, मैं बता रहा हूँ आप कौन सा यहाँ से लिखें, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आप बोट एक्सप्लेनेशन, ये हटा दो, द ऑथर ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन, एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे फिर लिख दें पूरा फॉर, है ना, और चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर। अब क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि जो उनकी माँ है वो ताड़ या अटारी से उतार कर देती नहीं है। अगर आप ऑथर के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सीधा दैट, यानी कि दे वर दे वर सो पुअर, दे वर सो पुअर, वह इतने गरीब थे, दैट कि दे कुड नॉट बाय द स्लीपर्स या फुटवियर, कि वे चप्पल खरीद नहीं सकते थे। और क्या कहते हैं, आगे आप लिख देंगे यहाँ से, यानी कि इट इज सिंपली एन एक्यूज टू हाइड अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे दैट से। और वे बताते हैं कि एक साधारण सा एक्यूज है, यानी कि एक बहाना है अपनी निरंतर जो बनी हुई गरीबी उसे छिपाने का, ठीक है, इतना आप लिख देंगे केवल। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनेगा, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के अंदर कार्य करने के क्या हैजार्ड्स यानी कि नुकसान हैं। तो आप सीधा लिख देंगे, मेनली तो एक ही है आपका, वो क्या है, यानी कि वो अब बच्चे जो हैं अपनी आंखों की लाइटों को खो देते हैं। नहीं तो आप लिख सकते हैं टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज, यानी कि कांच की भट्टियों के अंदर कार्य करना, विद हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, इन डिग्नी सेल्स, यानी कि अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि बिना हवा और प्रकाश वाली काली कोठरियों में कार्य करना। क्या है, द चिल्ड्रन लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, यानी जो बच्चे हैं वो अपनी आंखों की ज्योति को खो देते हैं, आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ठीक है, ये लिख दोगे आप। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फिर आपका। क्या व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस की जगह पर आपको मीनिंग दे सकता है, मीनिंग के अलावा यूटिलिटी दे सकता है, उपयोगिता। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का महत्व क्या था। तो आप क्वेश्चन से बनाना चाहें क्वेश्चन से बना सकते हैं, या फिर सीधा लिख सकते हैं, गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी इज गोल्ड, यानी सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का कूड़ा करकट क्या है, धन है या संपत्ति है। इट इज देयर डेली ब्रेड, या उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर एक छत है। इवन इफ, भले ही, इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही एक टपकती हुई छत हो। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज मोर, लेकिन यह कहीं ज़्यादा है, किससे, एक छत से। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज रेप्ड इन बंडर, यानी कि जो कूड़ा करकट है वो आश्चर्य में लिपटा हुआ है, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। ये आपका डीप वाटर से है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को शिक्षित करने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो यानी कि क्या किया था उसने, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने विलियम डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट लगा दी थी। अटैच द रोप, उसने इस बेल्ट को एक रस्सी से अटैच कर दिया था, जोड़ दिया था। टू द बेल्ट बेंट थ्रू अ पुली, और जो बेल्ट थी वो एक पुली से गिर्री से होकर गुजरती थी। हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और जो प्रशिक्षक था वो ऐसे रस्सी के सिरे पर पकड़ता था। बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पोल, और वह ताल के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाता था।
आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, एंड आफ्टर 7 months, और लगभग 7 महीनों के बाद द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज अ स्विमर, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने उसे एक तैराक घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन है आपका, कौन सी घटना थी? व्हाट वाज चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी वो कौन सी बचपन की घटना थी जिसने पानी के प्रति डगलस को डरा दिया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिगनिंग वगैरह ये हटा दो यहाँ से पहले, ठीक है। इतने बड़े आपको याद नहीं करने, मैं बताता चलूंगा आपको क्या करना है। वहन, और यहाँ एक ही जगह पर लिख देना डगलस, यानी कि जब डगलस बॉय 3 or 4 years ओल्ड, यानी जब डगलस 3 या 4 वर्ष के थे, हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र बीच पर तट पर लेकर गए। ही एंड हिज फादर स्टूड इन द सर्फ, यानी कि विलियम डगलस और उनके पिता जो पानी की सर्फ लहर थी उनके अंदर खड़े हुए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, तो जो लहर थी पानी की उन्होंने विलियम डगलस को नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर, और उनके ऊपर से बह गई। ही वॉज बरीड इन वाटर, वह पानी के अंदर दफन गए थे। हिज ब्रीथ वॉज गॉन, और वह सांस लेने में असमर्थ थे। ही वॉज फ्राइटेंड, वह भयभीत थे। देयर वॉज अ टेरर इन हिज हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्सेज ऑफ द वेव्स, और तभी से क्या होता है, जो शक्तिशाली लहरें थी उनका जो डर था वो विलियम डगलस के हृदय में बैठ गया। ये देख लेना एक व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट फियर इन द लेसन डीप वाटर, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताए मैंने इस चैप्टर से। अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका द रेड ट्रैप से। हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था? हाउ डिड ही मेक दैम, और वह उन चूहेदानियों को कैसे बनाता था? आप यहीं लिख दें, द रेड ट्रैप सेलर वॉज, है ना, अ बैगाबॉन्ड। क्या लिख दोगे? अ बैगाबॉन्ड या पैडलर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं देयर वॉज अ पैडलर, एक फेरी वाला था, पर ये ज़्यादा बेहतर रहेगा द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर बैगाबॉन्ड। क्या लिख दोगे? द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, ठीक है, वैगाबॉन्ड, ये लिख लेना आप। आगे आप लिख देना जो दिया है आपको, हु यूज्ड टू वंडर हियर एंड देयर, जो इधर उधर भटकता था, सेलिंग डेट ट्रैप्स ऑफ बायर, तार की बनी हुई चूहेदानियों को बेचने के लिए। अब वह उन्हें कैसे बनाता था? तो आप बताओगे ही मेड दोज रेड ट्रैप्स, वह उन चूहेदानियों को बनाता था हिमसेल्फ, खुद ही, फ्रॉम द मटेरियल, उस सामग्री से, ही गॉट बाय बैगिंग, जिसे वह भीख मांगकर प्राप्त करता था, इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, यानी कि दुकानों से या बड़े बड़े फार्मों से। ये क्वेश्चन तो छोटा सा है, आप देख लेना, है ना। ये देखिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर से। व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, यानी कि जो फेरी वाला है वह संसार को एक बड़ी सी चूहेदानी के रूप में क्यों सोचता है? देखो इतना तो बड़ा है, ये छोटा सा देखेंगे तो इसके लिए आप ये परफेक्ट आंसर लिखोगे। शुरुआत में आप यहीं से बना सकते हैं, व्हाई डिड को हटा दें, द पैडलर कंसीडर्ड, ठीक है, कंसीडर्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लिख दें आप, पहले बना लूँ थोड़ा सा, है ना। द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप बिकॉज, क्योंकि ही हैड नेवर बीन, ठीक है, ही हैड नेवर बीन, मैं लिख दे रहा हूँ बिकॉज तक आप लिख लेना, ही हैड नेवर बीन, ठीक है, काइंडली काइंडली ट्रीटेड ट्रीटेड बाय दिस वर्ल्ड, बाय दिस वर्ल्ड, इतना आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि उसे संसार के द्वारा दयालुता पूर्वक कभी भी व्यवहार नहीं किया गया था, इतना हो जाएगा। फिर आप चाहो तो जहाँ से आपका मन करे वहाँ से लिख देना, ठीक है। ही सेज दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू एनीवन आर नथिंग बट चीज, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोक्स। रिंड्स का मतलब होता है अंडे के छिलके, और पोक्स माने होता है सुअर के मांस के टुकड़े, ठीक है। यहाँ से आप पूरा लिख दोगे। फिर अगर मेरी तरह वो बनाना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, आगे देखते हैं। एक ये भी क्वेश्चन ठीक है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, ठीक है, कहाँ से उसने ये विचार प्राप्त किया था? तो स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहो तो, बट एक दो क्वेश्चन जो मैंने बताए उन्हें बहुत अच्छे से अवश्य तैयार कर लें, ठीक है। ये देखिएगा एक इंडिगो चैप्टर से, व्हाई डिड गांधी जी
चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों या डांट या फटकार लगाई, ये देख सकते हैं। तो क्वेश्चन से बना दें, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने बटाईदारों से बड़ी फीस वसूलने के लिए डांट या फटकार लगाई। मुजफ्फरपुर लॉयर्स यानी मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, वो गरीब बटाईदारों से एक बड़ी धनराशि वसूल रहे थे। हु वर एक्चुअली अनेबल टू मेंटेन देयर लिवलीहुड, और जो शेयर क्रॉपर्स थे वो वास्तव में अपनी रोजी रोटी को भी संभालने में असमर्थ थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक दो इम्पोर्टेंट और देखने को मिलेगा आपको। ये देख लेना, गांधी जी ने जो मिजरेबल कंडीशंस थी उन्हें सुधारने के लिए क्या किया। व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले ये हटा दो यहाँ से, है ना, यहाँ से ये हटा देना। अगर ऊपर दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आफ्टर दिया जाए तो आफ्टर के बाद ये पूरा लिख देना। आधा क्वेश्चन से ही तैयार करना है, अगर टू से दिया जाए तो ये टू से यहाँ से लिख देना है आपको, ठीक है भाई। ये आधा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। और कॉमा लगा दें, फिर आप क्या लगा दोगे, कॉमा। तो कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ से लिख देंगे, गांधी जी डिड अ लॉट, क्या क्या किया, ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स डॉक्टर्स, है ना, टीचर्स फॉर सर्विस, ये लिख देना फिर आप बाद में। चैप्टर पढ़ाई होगा आपने, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये क्वेश्चन ठीक है, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग का है, शॉर्ट का तो नहीं है, है भाई। अगर शॉर्ट का होगा तो भी मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। शॉर्ट में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले टू ब्रिंग से लिख दें आप, टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, इतना लिख दिया। कॉमा लगाना, फिर आप क्या लगा दोगे, कॉमा। फिर लिखेंगे आप, शुक्ला फॉलोड गांधी जी वेयर एवर, आप चाहो तो लिख सकते हैं वेयर एवर ही वेंट, ठीक है। इन 1917 गांधी जी एंड शुक्ला बोवर्ड का मतलब होता है सवार होना, अ ट्रेन फॉर पटना, वे पटना के लिए किसी ट्रेन में सवार हो गए। गांधी जी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर फ्रॉम पटना फर्स्ट, और गांधी जी ने पहले पटना से मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, एंड देन चंपारण, और तब चंपारण जाने का। ऐसे आपको आंसर्स तैयार करने हैं। अब ये नहीं कि लपेटते हुए चले जाओ, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, ऐसे याद नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिएगा आपका पोएट एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ये आपको एक ही याद रखना है। व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू ड्यूरिंग द ब्रीफ स्टे एट मद्रास, क्या किया था उसने ब्रीफ स्टे के दौरान मद्रास में। तो आपको सारी चीज़ लिख देनी है, पहले पैराग्राफ में बताइए, ड्यूरिंग हिज स्टे इन मद्रास, देखो यहीं से बन गया आपका, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव डिड अ लॉट ऑफ मूविंग, उसने क्या किया था, ढेर सारा पलायन किया था, स्थान बहुत बदले थे। बिसाइड्स फाइटिंग, इसके अतिरिक्त उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। सम इम्पॉसिबल बैटल्स, यानी कि कुछ असंभव युद्ध हैं। इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के दूरस्थ, रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ, दूरस्थ क्षेत्रों में। ही आल्सो मैरिड अ मेडन, और उसने एक कुंवारी लड़की से भी विवाह कर लिया था। इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, ठीक है। जिससे हम नीचे वाला क्वेश्चन भी यही है। ये इसमें पूछ रहा है आपसे कि पोएट एंड पैनकेक्स में जो एक फेमस स्टार हु यूज्ड इट्स मेकअप रूम, जिसने इसका प्रयोग किया हो मेकअप रूम का, तो दो तीन बताए थे आपको, वैजंती माला, ग्रेटा गार्बो, है भाई। तो उनमें से किसी एक का नाम लिख देना था आपको। तो ये जेमिनी स्टूडियोज था जो चेन्नई इंडिया के अंदर था, ये तो आपने बता दिया पोएट एंड पैनकेक्स के बारे में। फेमस स्टार के बारे में आपको बता देना था जो जिसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ग्रेटा गार्बो, वैजंती माला, है ना, दो तीन लोग एक्टर के और नाम बताए गए थे। मेकअप जो डिपार्टमेंट था वो कैसा दिखता था, तो सीधा लिख देंगे आप, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आइए, ये आपका इंटरव्यू चैप्टर से है, इसमें से ये सही है। डिस्पाइज का आपको पहले तो एंटोनियम्स याद रखना है, लव हो जाएगा। सिनोनियम्स एवर्जन लिख सकते हैं, एबहॉर लिख सकते हैं, आप हेट लिख सकते हैं, ये तो पूछा ही गया। डिस्पाइज का एंटोनियम्स लव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपसे कह रहा है कि उसमें जो एक सेलिब्रिटी हैं, वो जो लोग इसके शिकार हो गए थे, वो इंटरव्यूज के शिकार हो गए थे, तो वो घृणा क्यों करते थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले यहीं से लेके सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू कॉमा डिस्पाइज इट, इतना लिख गया। वाई डिड आप हटा देंगे, तो बिकॉज से जोड़ दो, क्योंकि भाई से क्वेश्चन पूछा है, इतना कर देंगे आप। सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू कॉमा डिस्पाइज इट बिकॉज, क्यों करते थे वो बताना है आपको।
तो ये हटा दें आप, ठीक है। आप लिख दें दे बिलीव्ड, क्या लिख देंगे, दे बिलीव्ड दैट इंटरव्यूज, है ना, अनडली इंटरफेयर इन देयर प्राइवेट लाइफ्स, दे रिगार्डेड देमसेल्व्स एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है। नहीं तो बस यहीं तक लिख देना, बस एक सेंटेंस आपको जोड़ना था। ये आगे कह रहे हैं कि व्हाई डिड लेविस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, इसका एंटोनियम भी आपसे पूछा गया है तो डिसेंट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें आप। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं दिया था, आप यहीं से बनाओ, ये हटा दो पहले, लेविस कैरोल नेवर, और गिव का क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, यहीं से बनाओ पहले, लेविस कैरोल नेवर, गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा डेड हटेगा, तो गेव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड, क्यों नहीं दिया था, बिकॉज लिख दो आप, क्या लिख दो, बिकॉज। भाई से क्वेश्चन पूछा है तो लिख दो ही बिलीव्ड दैट दे वर, है ना, इंडिस्ट्रक्टिव एंड इमोरल, व्यूइंग देम एज एन अननेसेसरी इम्पोजिशन ऑन हिज प्राइवेसी, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपका गोइंग प्लेसेस से है, इससे एक ही क्वेश्चन लिया है हमने। व्हाट डिड जेंसी से व्हेन सी रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, क्या कहा था, तो व्हेन जेंसी, देखो क्वेश्चन से आप बनाते रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। व्हेन जेंसी रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, जेंसी सेड, क्या कहा था, इट इज ओनली फ्यू मंथ्स अवे नाउ, यानी कि केवल कुछ ही महीने बचे हैं, सोफ यानी कि सोफी, यू रियली शुड बी सेंसिबल, आपको अब अवश्य ही समझदार होना चाहिए, आपसे कह रहा हूँ मैं, तुम्हें भी समझदार होना है। दे डोंट पे वेल फॉर सोप, वे दुकान के लिए अच्छी धनराशि अदा नहीं करेंगे जो आप वर्क कार्य करोगे। यू नो, आप जानते हैं, दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और इस कार्य के लिए आपके पिता भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ का सिनोनिम्स बता दो, ये भी आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कह दोगे, परमिट। पूछे गए क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है, 2024 में पूछा गया है आपसे। ये लॉन्ग लिख लीजिएगा भाई, लॉन्ग को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, और ये शॉर्ट में पूछा जाए तो आप शॉर्ट में तो कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। वॉट हटा दें आप, एज हटा दें, रीजन हटा दें, ठीक है, दैट भी हटा दें, मेड भी हटा दें, एम हेमल से लिखें, मेड हटेगा तो यहाँ डिक्लेयर कर दें, पूरा इतना क्वेश्चन से ही छाप दें आप, पूरा का पूरा, ठीक है। जब भी आपको शॉर्ट पूछे लॉन्ग पूछे इतना छाप देना आप। रीजन पूछा है तो फिर आप बिकॉज लगा देना, केवल क्या लगा देना, बिकॉज, ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही छापना है आपको। बिकॉज के बाद आपको करना क्या है, देखो इसमें आंसर लिखा होगा, बिकॉज एन ऑर्डर, क्योंकि एक ऑर्डर आ चुका है, कहाँ से, फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ लॉरेन एंड, बोलो एक और क्या था, अल्सास, अल्सास एंड लॉरेन, ठीक है, बस ये लिख देना था आपको, शॉर्ट पूछे तो क्या लिख दोगे, एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फैटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन बिकॉज the order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। ये हो जाएगा, शॉर्ट के लिए मैंने बताया है, लॉन्ग के लिए आप कुछ भी लिख दें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दूसरे चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, तो इसके लिए ये रीजंस बताएंगे आप, पहले ये पॉइंटों में लिखेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा चाहो तो ऐसे एक्सप्लेन और कर देना उसे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप वीडियो को पॉज करके, एजुकेशन लिखा हुआ है ये। डेस्क्राइब द डेप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बंगाल बेकर्स, यानी कि दयनीय स्थिति आपको बतानी है, तो ये बता सकते हैं इनकी क्या स्थिति थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति थी भाई इनकी। अब ये कर रही आप पीछे से, ये क्वेश्चन आपने हैजार्ड्स वाला कर लिया होगा, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है भाई। जो विलियम डगलस है उसने पानी का जो भय था उस पर कैसे विजय प्राप्त की, या उसे विजय प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। और एक क्वेश्चन ये, डेस्क्राइब द स्ट्रगल, है ना, डेस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, ठीक है। अब इसका आंसर मैं शो कर देता हूँ आपको, देखिए ये रहे क्वेश्चंस, है ना, पहले से हमने बना रखे थे, बट क्या है कि ये अपडेट नहीं है, तो आपको लगेगा कम बार पूछा गया, अभी आपने देखा कितनी बार पूछा गया है ना। ये इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन ये था आपका, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है, अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं बस क्वेश्चन डाल दें आप यूट्यूब पे, है ना, आपको आंसर मिल जाएगा, ये बन सकता है आपका क्वेश्चन, पर कोई नहीं, जब दूसरी काम चल रहा है तो हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे देखते हैं।
ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका चंपारण वाले चैप्टर से, क्या किया था उन्होंने किसानों के लिए। ये एक फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है मुझे लगता है आपका पोइट एंड पैनकेक से। वाई वॉज कोटमंगलम सुब्बू कंसिडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। क्या रीजन था जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 कंसिडर करने के लिए कोटमंगलम सुब्बू के लिए। तो इसके लिए ये आंसर लिखेंगे आप, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पॉइंटों में लिखना है आपको। इसकी हिंदी भी है तो आपको आसानी हो जाएगी, ये हिंदी भी है, ठीक है। आओ, ये आपके सेंट्रल आइडिया हैं और पोइट्री से स्टैंजा विच क्वेश्चन आंसर है। इसमें से फर्स्ट स्टैंजा हमने रखा है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी दोज ओपन माउथ हेड हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। जो क्वेश्चन दिए हैं, फ्रॉम वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग एंड वैन, यानी कि कवित्री कहाँ से चला रही थी और कब। तो देखो ये लिखा हुआ है कहाँ से चला रही थी, अपने माता पिता के घर से कहाँ तक, कोचिन हवाई अड्डे तक। तो द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। वॉट वॉज द पोइटेस मदर डूइंग इन द व्हीकल, क्या कर रही थी, तो डोजिंग, बस ये लिख देना है आपको। देखो वॉट को हटा देंगे, वॉज आपका आ जाएगा पोइट्स मदर के बाद, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। डूइंग की जगह पर आप लिख देंगे डोजिंग, क्या कर रही थी, ऊँग रही थी, ठीक है। और ये दिया है आपको कैसे ऊँग रही थी, ओपन माउथ, है ना, ओपन माउथेड इन द व्हीकल। आगे, हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोइटेस मदर लुकिंग लाइक, कैसा दिख रहा था, तो कैसा दिख रहा था, तो आप कहोगे लाइक अ कॉप्स, किसकी तरह, एक सब की तरह, यहीं से बना दो। द फेस ऑफ द पोइटेस मदर वॉज लुकिंग लाइक, है ना, एज हैन लाइक अ कॉप्स, एक लाश की तरह। जहाँ भी कौर आता है ना, कौर, तो इसका मतलब होता है शव, यानी कि डेड बॉडी। रूट लेवल में पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको, तो वहाँ देखने को मिलेगा। नेम द पोएम एंड पोइट ऑफ द लाइन्स, क्या है, तो आप लिख देंगे द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 और द नेम ऑफ द पोइट इज कमला दास। इसमें से ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, इस पे स्टार लगा लें आप। तो इसमें पूछा है हाउ वॉज द पोइटेस मदर लुक्ड एंड कंपेयर्ड, कैसी कंपेयर की गई है, इस स्टेंजा से आपको बताना है। तो आप कहोगे द पोइटेस मदर लुक्ड वॉन पेल एंड सी वॉज कंपेयर्ड विद द लेट विंटर्स मून। देखो ये लिखा हुआ है, किससे किया गया है, एक देरी के सर्द ऋतु के चंद्रमा से, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिखाई देती थी। वॉट डिड द पोइट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया, तो देखो क्या फील किया, ये लिखा हुआ है फैमिलियर एक, है ना। तो यानी कि द पोइटेस फेल्ट दैट फैमिलियर एक और हर चाइल्डहुड फियर, क्योंकि पोइट के अकॉर्डिंग माई चेंज हो जाएगा हर में। वॉट डिड द पोइट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, क्या किया था उसने, केवल मुस्कुराती रही थी और ये कहा था कि जल्द मिलेंगे अम्मा, है ना। तो देखो ये तो आप लिख दोगे। और एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोइट ओनली सेड दैट सी वुड सी अम्मा सून एंड सी स्माइल्स ओनली टिल द एंड। तो ये क्वेश्चन और तो नहीं पूछे गए। व्हाट डिड पोइटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, दोनों एक ही बात ही है, तो यार इसमें क्या लगे। ये इसका सेंट्रल आइडिया है, 4 नंबर देगा, 100% स्टार लगा लो 2-3 इसमें। बिल्कुल सिंपल सा है और एक्सीलेंट बुक है आपके, उसका है ये, ठीक है, जो प्रकाशन वाले हमें देकर जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक सेंट्रल आइडिया है। कीपिंग क्वाइट है, उसका स्टैंड है, बहुत ईजी है, फिशरमैन, है ना। तो व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी, ये तो नहीं पूछा है, यहाँ से होगा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी, ये गलत है यार, क्या पूछा है, व्हाट हु वुड लुक एट हिज हार्ट, क्वेश्चन ऐसे बना होगा इसमें से, है ना। व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, यानी कि नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या करेगा। तो आप लिख देंगे यहीं से द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड, डू की जगह पर आप कौन सा लिखना है, वुड। आगे क्या करेंगे आप, वुड नॉट हार्म वेल्स, ये तो किसका, ये नहीं हुआ। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यहाँ से लिख दोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जिसमें से आधे पूछे गए हैं यार, 2 क्वेश्चन और हैं। और जो मछुआरे हैं वे क्या नहीं करेंगे, तो वुड नॉट हार्म वेल्स, वे वेल्स नामक मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। विच मूवमेंट इज पोइट टॉकिंग अबाउट, किस क्षण के बारे में बात कर रहा है कभी, तो ये लिख देंगे आप, यानी कि जिस समय कोई भी हलचल नहीं हो रही होगी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टैंड, वो तो ईजी है, ठीक है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ से ये भी नहीं पूछा गया है, ये भी नहीं पूछा गया है,
ये व्हाट लेसन डज द अर्थ टीचर्स, कौन सा अध्याय सिखा सकती है पृथ्वी हमें, तो कहोगे द अर्थ टीचर्स अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है दैट की क्या सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब प्रत्येक चीजें मृत प्रतीत होती हैं बाद में भी जीवित सिद्ध हो जाती हैं। यहीं से लिख देना, अगर कोई दिक्कत आए तो आपको द अर्थ से लेकर कहाँ तक, अलाइव तक, ठीक है। आगे क्या कहता है, वॉट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सिम्स टू डेड, तो वॉट की जगह पर लिख दें द ओनली अर्थ, द ओनली अर्थ, ठीक है, द ओनली अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सिम्स टू बी डेड। वॉट डज द पोइट आस्क अस टू डू, पोइट हमें क्या करने के लिए कहता है, तो क्या कहोगे द पोइट आस्क्स, द पोइट आस्क्स हो जाएगा, है ना, आस्क्स अस टू कीप क्वाइट, क्या लिख दोगे, कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए कहता है, बस यही है। पोइट का नाम लिखना है तो वो लिख दो, और पोएम का नाम, पोइट का नाम क्या है बताओगे जरा मुझे, देखो इनके आंसर ये लिखे हुए हैं। तो द एबव एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम, टेकन होगा, टेकन फ्रॉम द कीपिंग क्वाइट है, और कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा, ये सेंट्रल आइडिया इसका भी, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजा रहेगा आई थिंक ऑफ ब्यूटी का, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु हमेशा लाभ प्रसन्नचित करने वाली होती है या आनंददायक होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसका जो प्यारापन है बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हम लोगों के लिए एक छावदार स्थान का निर्माण करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी हुई नींद को प्रदान करती है। एंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी हेल्थ स्वास्थ्य को प्रदान करती है। क्वाइट ब्रीथिंग, और श्वास को यानी कि चैन को प्राप्त करती है। ये भी नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया है, ये भी नहीं पूछा गया है, यहाँ से होगा, है ना, नेम लिख देंगे आप, आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स ने इसे लिखा है। वॉट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो लिख दो, यहाँ से हटाओ, द पोइट फील्स अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्या लिख दोगे, दैट, दैट के बाद लिख देंगे, दैट के बाद आप लिख देंगे इट 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 गिव्स अस हैप्पीनेस, इट गिव्स अस हैप्पीनेस एंड इट विल नेवर फेड, एंड इट विल नेवर फेड, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। नहीं आया बात समझ में, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे द पोइट, ठीक है भाई। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन बैंक से मैं आपको बताऊं, बनाना आपको आसान हो जाएगा, तो इस पे ध्यान देना है आपको। द पोइट, फिर लिख देंगे आप फील्स, डज हटेगा तो, है ना। उसके बाद लिख दो अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्लियर यहाँ तक। फिर दैट से लिख दो दैट, इट, आगे लिख दो इट गिव्स अस, इट गिव्स अस, है ना, इट गिव्स अस हैप्पीनेस, ये हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। एंड एंड इट विल नेवर, एंड इट विल नेवर फेड, और ये कभी मुरझाएगी नहीं, या ये लिख देना आगे, एंड इट नेवर फेड्स, एंड इट नेवर फेड्स, ठीक है। अगर आप इट भी ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फेड्स रहेगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका कभी का कहने का मतलब क्या है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो वही हो जाएगा इट विल नेवर फेड, ये विलुप्त तो नहीं होगी या ये कभी मुरझाएगी नहीं। तो लिख दो द पोइट मीन्स व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्या है, इट विल नेवर, इट विल नेवर फेड, ये कभी मुरझाएगी नहीं, सिनोनियम से लिखना होता है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख देना व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स, मीन्स क्या लिख दोगे आगे, इट विल नेवर फेड, FEDE। और क्या कहता है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच आई थिंक ऑफ, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो इसमें आपका हो जाएगा मेटाफर, मेटाफर बताऊंगा तुम्हें मैं, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है रूपक अलंकार। पीछे जो परहैप्स द अर्थ था ना, ये पृथ्वी हमें नहीं सिखा सकती, कोई लिविंग व्यक्ति ही सिखाएगा। तो इसमें पूछा जाए पोइटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति हमें सिखा सकता है ना, पृथ्वी नहीं सिखाएगी। और क्या पूछें क्वेश्चन, तो पॉइंट आउट में मेटाफर हो जाएगा, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर,
तो ये हमें आनंद देती है। तो आप लिखेंगे, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कैसे? बाई गिविंग अस, है ना, अनएंडिंग हैप्पीनेस, कभी ना समाप्त होने वाली खुशी। हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसका प्यारापन कैसे बढ़ता है? तो इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है बाई गिविंग अस अनबॉन्डिंग हैप्पीनेस, कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी, है ना। एंड इट विल नेवर फेड्स, या फेड, इट विल नेवर फेड, ये कभी मुरझाएगी नहीं। बावर से क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है एक शांति का कुंज। ये लिखे हुए हैं इनके आंसर्स, ठीक है भाई, लेकिन इतने बड़े हो जाएंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो बनाने पे ध्यान देना होगा। ग्रैंडुअर की बात कर रहा है, लगता नहीं ये स्टैंजा द्वारा से रिपीट होगा, फिर भी आप देखें तो बना लेना ये, ठीक है। ये इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। उसके अलावा ये सिंपल स्टैंजा है, मैंने बना दिए हैं आपको, ठीक है। और आंटी जेनिफर से ये पहले वाला देख लेना, इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 4 से देखना किसकी बात कर रहा है, तो पोएम के राइटर की बात कर रहा है और उसके अब टाइटल की बात कर रहा है। सेंट्रल आइडिया 25 शब्दों में देना, इसी में लिखा हुआ है। रिहाइम आपको निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। रिहाइम आप जानते हैं, लास्ट वाली लेटर को निकाल के देखते हैं, तो ये देख लेना। स्क्रीन ग्रीन लिखा हुआ है, बैटरी भी डैमेज होने वाली है थोड़ी देर में। चलो आओ देखते हैं क्या होता है भाई। तो ये सेंट्रल आइडिया रहा इसका, ठीक है भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। थिंग ऑफ ब्यूटी, ये थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था। देख सकते हैं कितनी बार आपसे ये पूछा गया है ना, कितनी बार पूछा गया है। तो थर्ड लेवल की मैं बात करूं, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, दो दिस थर्ड लेवल वॉज नॉट present there physically, but Charlie claimed it to be present there. The third level was at Grand Central Station in New York. ठीक है। Who was psychiatrist? मनोचिकित्सक कौन था? What did he tell about the third level? उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया? तो ये शैम का मित्र था, यानी कि शैम जो था वह चार्ली का मित्र था, जो मनोचिकित्सक था। और उसका मानना था कि जो चार्ली है वो एक विम्स ऑफ थर्ड लेवल एज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो आप ये कहोगे यानी कि दैट चार्ली, जो चार्ली है वो एक विक्टिम हो गया है। क्या हो गया है? विक्टिम। या आप ये लिख सकते हैं बिलीव्ड दैट, दिन में देखे जाने वाले स्वप्न, इट वॉज, ये लिख देना है ना, इट वॉज अ बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये लिख देना, ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ऐसे बना देना आप। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, साइड बाय साइड ही रिवील्ड दैट द थर्ड लेवल वॉज स्टिल देयर। इन रियलिटी चार्ली वॉज अपसेट फ्रॉम हिज डल लाइफ। ठीक है, और भी आप और रीजन दे सकते हैं उसके लिए। सैम ने चार्ली के लिए अपने पत्र में क्या लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा था उसने कि चार्ली मैंने तीसरे तल को पा लिया है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आ जाएं। ये एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। वह क्यों नहीं पा सका था थर्ड लेवल को? क्योंकि यहीं से बना देना, चार्ली कुड नेवर फाइंड अगेन द थर्ड लेवल बिकॉज, क्यों? क्योंकि थर्ड लेवल वहाँ वास्तविकता में था ही नहीं। तो ये तो केवल चार्ली की एक इमेजिनेशन थी। क्या थी? चार्ली की केवल एक इमेजिनेशन थी, जो वास्तविकता है, चिंता है, इत्यादि चीज़ों से बचने की। बस ये लिखना है आपको। कैसे लिखोगे? चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल बिकॉज इट वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। पहले क्वेश्चन में आपने देखा भी, इट वॉज ओनली चार्ली इमेजिनेशन, यह चार्ली की एकमात्र परिकल्पना थी, है ना। बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि वह आधुनिक संसार से बचना चाहता था। बस इतना लिख दो। ये भी आपका सेम ही है। नीचे वाला क्वेश्चन बढ़ा दिया, कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हेल्पिंग वर्ब से पूछा, बस शुरू में नो लिख दो आप, नो, फिर लिख दो चार्ली, फिर अब हेल्पिंग वर्ब लेकर आ जाओ, वुड नॉट। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स हम देते हैं तो वुड नॉट पूरा लिख दो, और रीजन वही बता दो क्यों नहीं पा सका था, क्योंकि ये रियलिटी में था नहीं। बस इतना आंसर बन के तैयार हो जाएगा।
ये टाइगर किंग से बड़ा हो जाएगा, बट देख लेना है ना। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। क्या भविष्यवाणी की थी जोशी ने? तो एक बहुत बड़ा रोल था उनका वहाँ। जोशी ने कहा था नवजात जो शिशु है बड़ा होकर हीरोओं का हीरो, बहादुरों का बहादुरों को और नायकों का नायक, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, लेकिन इसे 100 विभाग से सावधान रहना होगा। डेथ के बारे में क्या कहा था कि 99 बाघों को ये जान से मार सकता है, लेकिन इसे 100 विभाग से सावधान रहना होगा। बोर्ड गलत लिख दिया है यहाँ, वो सॉरी बिल गलत लिखा हुआ है, बोर्ड होना चाहिए यहाँ, ठीक है। और यहाँ माइट होना चाहिए, माइट के थोड़े से एरर हैं बस, केवल ये है, बस मैंने ये इस वजह से रखे हैं कि ये अपडेट है आपका केवल। ये देखो 2025 का है, जो मैंने पहले सेट बनाए वो थोड़े से पुराने हैं, और आपको लगेगा कि कम रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो पहले से ही अपलोड है ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। टाइगर किंग इसमें से छोड़ो, जी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, ये तो देख लेना कैसे पहुंची थी। तो आप लिख देंगे द ऑथर रीच्ड, ये लिख देना द ऑथर रीच्ड बाय ट्रेवलिंग, ये ट्रेवलिंग लिख लेना फिर यहाँ, है ना। कैसे बनाओगे? द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका बाय ट्रेवलिंग, बाय ट्रेवलिंग, ठीक है, बाय ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एंड एरोप्लेन, पूरा लिख देना। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपका। ऑथर जो है जब अंटार्कटिका पहुंची तो उसने कैसा महसूस किया, तो ये लिखा हुआ है भाई, कहाँ गया रे लाला। चलो मैं इसे कंबाइन कर दूंगा, यानी कि जो ऑथर है सबसे पहले जब वो पैर रखती है तो उसे बहुत ज़्यादा आराम की अनुभूति होती है। ऊपर कट गया है वो साइड, है ना। इसमें से एक ये देख लेना, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये चैप्टर आपके लिए कारगर रहेगा। तो इसमें से ये क्वेश्चन आपको देखना है, भाई वर्ड डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका। कैसे भी पूछे इसे, आपको डॉक्टर सदाव से संबंधित है तो आपको ये याद रखना है, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है भाई। ये आपका आंसर रहा हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, कैसे ऑपरेट किया था, तो एक ऑपरेशन करना पड़ा था, ये देख लेना आप। और एक क्वेश्चन ये देखना, हु वाज हना, हना कौन थी, हाउ डिड सी मेट सदाव, वह डॉक्टर सदाव से कैसे मिली। पहले इसमें से लेंगे आप, हना वॉज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल सी मेट डॉक्टर सदाव इन अमेरिका। पहले ये हना के बारे में लिख दो, एक सुंदर और जापानीज लड़की थी। उसके बाद क्या लिखना है वो ये लिखो आप, सदाव फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर हाउस, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। पहले आप ये लिख देना है भाई, क्या लिखोगे, हना वॉज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल एंड 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 के बाद लिख दोगे सी वॉज डॉक्टर सदाउज या सदाउज वाइफ, और पूरा लिख देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला देख लेना, एक एनसीओर। और ये तो आपको पता ही है एनिमी कौन था, कौन कौन के बीच में लड़ाई, अगर इतना भी नहीं पढ़ा है तो फिर बेकार है आपका पढ़ना। ये आपका वो चैप्टर है, कौन सा बताओ जरा, ऑन द फेस ऑफ इट। अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर लैम कौन थे और डैडी उनके कांटेक्ट में कैसे आया, ये आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं मैंने, एक ये शॉर्ट और है, डैडी कैसे इम्प्रेस होता है मिस्टर लैम से। इसमें से आने लायक तो एक भी नहीं है, बट आप देख लेना फिर भी, जो पीछे का चैप्टर है आपका। ये बुकैब है, कुछ मैं बुकैब आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी तरफ चलेंगे, सिंथेसिस की। एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड, जैसे मिटाया ना जा सके उसे हम कहते हैं इनडेलीबल, अमिट, ठीक है भाई। इनऑडिबल का मतलब होता है जिससे सुना ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे सुधारा ना जा सके, ठीक है, इनकोरोजिबल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, इनकोरोजिबल। प्रीवियस ईयर है और ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, राजा के द्वारा किए जाने वाले शासन को मोनार्की कहते हैं। अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स ऑन ल्यूक्रेटिव पोस्ट्स इज कॉल्ड, यानी कि लाभप्रद का जो पद होता है उसके लिए अपने संबंधियों का फेवर करना कहलाता है नेपोटिज्म, ठीक है। वन हु एबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धार्मिक विश्वास को त्याग दिया हो, एपोस्टेट कहते हैं उसे। और यहाँ एयरफोर्स में लीव्स दे दिया था आपको 2025 में। एथिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड,
ऑप्टिमिस्ट एक अच्छा वर्ड है, जहाँ भी आपको ब्राइट साइड देखने को मिले तुरंत चले जाओ आप किसके साथ, ऑप्टिमिस्ट के साथ। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक ही व्यक्ति की जब भी बात करेंगे तुम जाओगे ऑटो के साथ में। ऑफिशियल्स की बात करोगे तो ऑफिशियल्स आपको ध्यान रखना है, जब भी ऑफिशियल्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी। प्यूपल केवल हो तो वहाँ आप बात करेंगे डेमो की। अरिस्टो के लिए नॉवल आपको ध्यान रखना है, नॉवल्स, ठीक है। तो एक एक वर्ड से क्लियर कर ले जाओगे। वन पर्सन के लिए ऑटो है ना, ऑफिशियल्स के लिए ब्यूरो, केवल प्यूपल दिया है तो डेमो, और श्रेष्ठ की बात करें तो नॉवल्स। देखो ये आ गया ब्राइट साइड, तुरंत से पकड़ लो, अब टाइम नहीं है आपके पास में, तो आप कहोगे ऑप्टिमिस्ट। और डार्क आ जाए तो फिर पेसिमिस्ट के साथ चले जाना। एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, ये ध्यान रखना आप। दैट विच नॉट करेक्टेड, कमेंट में आंसर दो, अभी बताया मैंने। डिसलाइक ऑफ और एवर्जन इज मैरिज, विवाह से घृणा करने वाले को मिसोगैमी कहते हैं। मिस या मिसो रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हीट, ठीक है, या डिसलाइक। मोनोगैमी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड एट अ टाइम या एट द सेम टाइम। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आ गया ना, डज नॉट की बात कर रहा है तो एथिस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ईगोइस्ट का मतलब होता है जो अपने बारे में ही सोचने वाला, सेल्फिश। एमिग्रेंट का मतलब होता है जो कोई अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह चला जाए। देखो ये लिखा है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, कोई फॉरेनर है जो हमारे देश में आकर बस जाए उसे हम कहेंगे इमिग्रेंट, अप्रवासी, ठीक है। एमिग्रेंट हम छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएं। अ पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के किसी भी धर्म को संकीर्ण मानसिक धारा से देखता है उसे हम कहते हैं फैनाटिक। क्या कहते हैं, फैनाटिक। गवर्नमेंट बाय द रिच प्लूटोक्रेसी, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। ऑटो और ये अभी पढ़ाई है। अ सेल्फिश पर्सन, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, मैंने बताया आपको ईगोइस्ट हो जाएगा। सब कराए हुए हैं मैंने, बट अब डिवीजन है आप लोगों का केवल। वन हु सीज डार्क साइड आ गया, डार्क के साथ पैसे पकड़ लो बस। आई स्टेट वेयर ऑल द रिलीजियंस आर रेस्पेक्टेड, सेकुलर कहते हैं इसे, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गया ना, देखो ब्यूरोक्रेसी, ये देखो साइड में लिखे हुए हैं, ये मत सोचना कि क्या है, जो पूछे गए हैं वही रखे हैं। गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, पीपल शब्द आ गया तो आप कहोगे डेमो। एनार्की का मतलब हुआ एब्सेंस, एब्सेंस आपको दे दे। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जो अलगाव हो जाता है ना उसे हम कहते हैं एलिमोनी, यानी कि जो भत्ता दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट अ टाइम, एक ही समय पर विवाह करने का मतलब होता है मोनोगैमी का मतलब अभी मैंने बताया। बाई रूट लेवल पे समझाए हुए हैं मैंने, इंपोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जिसे हम कहते हैं पैनिसिया, रामबाण औषधि, हर मर्ज की दवा हूँ मैं। तो देखिए द फ्रेज नुल एंड वॉइड, इसका मतलब होता है इनइफेक्टिव। क्या होता है, इनइफेक्टिव। होल्ड गोल्ड का मतलब होता है इफेक्टिव। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। ब्रेकआउट का मतलब आप एक तरीके से बिगिन कह सकते हैं। इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब होता है लाइकली टू हैपन। एट अ स्नेल्स पेस, इसका मतलब होता है कछुए की चाल। कहीं दिया है तो आप कहोगे जी बिल्कुल, क्या दिया है, वेरी स्लोली, ठीक है, वेरी स्लोली, ये हो जाएगा थर्ड आंसर। अच्छे से रिवाइज करके जाना आपको, ये है ना। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार। ऑन द वैन, वैन का मतलब होता है डिक्रीजिंग। पिक होल्स इन, इसका मतलब होता है फाइंड फॉल्ट विद, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अ फूल्स पैराडाइज, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, ठीक है। रन डाउन, इसका मतलब होता है टू बी इन पुअर हेल्थ। अ बॉन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है अ रीजन या कॉज ऑफ क्वेरल। फॉल आउट का मतलब क्वेरल हो जाएगा केवल, ठीक है। फॉल आउट का मतलब क्या हो जाएगा, क्वेरल। पुल अ फास्ट वन, इसका मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देना। होल्ड गुड, इफेक्टिव हो जाएगा। नुल और वॉइड का मतलब इनइफेक्टिव, पीछे देखा आपने। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है एक तरीके से टू डाई वाइल इन सर्विस, सेवा के अंदर ही मर जाना। द फ्रेज एक्ट अपॉन, तो टू फॉलो सजेशन। पॉइंट आउट, इसका मतलब होता है टू टेल, किसी को बताना। हेल टू हेल फ्रॉम, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बिलोंग करना, तो क्या हो जाएगा, टू कम फ्रॉम, ठीक है। द एप्पल ऑफ वन साइज, तो इसका मतलब होता है आँखों का तारा, बहुत प्यारा। पिक होल्स, इसका मतलब वही फाइंड फॉल्ट विद, ठीक है।
सेट ऑफ, तो इसके लिए आप कह सकते हैं टू स्टार्ट, टू गो, किसी कार्य को प्रारंभ करना। फॉल फ्लैट, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। सेट इन, टू बिगिन, सेट इन का मतलब क्या हो जाएगा, टू बिगिन हो जाएगा। रन डाउन, अभी आपने पढ़ा टू बी इन पुअर हेल्थ। एट द ड्रॉप ऑफ एट, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, क्या होता है, इमीडिएटली। फॉल आउट, क्वेरल हो जाएगा, ठीक है भाई, क्वेरल। सिनोनिम्स हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट हो जाएगा। टिमिड का मतलब कायर होता है तो कावर्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। वेल का मतलब विराप करना होता है तो मॉर्न हो जाएगा। क्वीर का मतलब होता है विचित्र या अजीब, पेकुलियर हो जाएगा। सीवर का आपसे पूछा जाता है तो एक्यूट लिख लेना, एक्यूट, वैसे आने वाला ही आपका, ठीक है। बोल्ड का मतलब साहसी होता है तो करेजियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेजियस। उसके अलावा मैं बात करूँ लॉर्डेबल, इसका मतलब होता है प्रेज वर्दी, क्या होता है, प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय। डिस्पाइज का हेट हो जाएगा, अभी बताया डिसलाइक। एक्यूट का अभी आपने पढ़ा सीवर। क्रूअल, मर्सीलेस, निर्दयी जैसे आप कहते हैं। फ्रैंक, कैंडिड। वैन का मतलब होता है कर्स, अभिशाप जैसे आप कहते हैं। बून इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, है ना। एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज हो जाएगा, आश्चर्यचकित। डेस्टिनी, भाग्य जैसे आप कहते हैं, फॉर्चून, लक, है ना। डिलीजेंट, अच्छा वर्ड है। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, ठीक है। लेबोरियस। कंट्रोवर्सी, इसका मतलब होता है डिस्प्यूट, मुक्काबाजी में नहीं, है ना, डिस्प्यूट। जेलस का मतलब घृणा होता है। ऑफ इसके लिए आपने पढ़ा एनवियस हो जाएगा, ये तो झील से बना उत्साह होता है इसका मतलब। डेरोगेटरी, डिफेमेटरी, किसी का अपमान करना। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का डिमोलिश, है ना। रुइन आप लिख सकते थे होता तो। सीवर का भी बताया, आप बताओ कमेंट में। इलुस्ट्रियस, इसका मतलब होता है फेमस, रेनोव्ड हो जाएगा। प्रोमिनेंट, एमिनेंट। डिमिनिश, इसका मतलब होता है ड्विंडल, किसी चीज़ को कम करना। अलाउ, अभी मैंने बताया, बताओ, परमिट हो जाएगा। एडमिट का मतलब तो स्वीकार करना होता है। सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, अभी बताया, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट या लेबोरियस। बताओ एंटोनियम्स। मिल्ड, हल्का होता है, सीवर हो जाएगा इसके लिए। असेंट, असेंट का मतलब होता है एक तरीके से स्वीकृति, तो डिसेंट हो जाएगा। कंसेंट तो इसका सिनोनियम्स हो जाता है ना। क्रूअल, क्रूअल के लिए आप लिख दोगे काइंड, ठीक है। सिनोनियम्स पूछता तो मर्सीलेस हो जाता। आगे, आगे दिया है आपको क्रिएट। क्रिएट का आपको लिखना है डेस्ट्रॉय, या रूइन होता तो रूइन लिख देते। क्रिएट का मतलब मेक होता है, मेक का आपको आगे दे सकता है तो मार हो जाएगा, MAR, मार, ठीक है। हुक्का मार, मार, मार। आगे देखिए भाई, आगे क्या कह रहा है। स्टेल, स्टेल का बासी होता है तो फ्रेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेश। सीवर का भी आपने बताया। बोल्ड का बता दो क्या हो जाएगा, कावर्ड, है ना, या टिमिड। फर्टाइल का इनफर्टाइल या फिर बैरन, BARREN। हाइड का रिवील हो जाएगा। बर्चू का बायस हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्टिमिस्टिक अभी मैंने बताया, इसका कमेंट में आंसर बताओ, देखें याद है कि नहीं। नॉलेज का इग्नोरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। एंशिएंट का बहुत पूछा जाता है, मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। आउटडेटेड, ऑब्सलीट। अराइवल का डिपार्चर हो जाएगा। पेट्रॉइड का ट्रेटर हो जाएगा, बाकी क्या पढ़ ही रहे हैं ये। इनएविटेबल, इसका अनिवार्य होता है, तो यानी कि अवॉइडेबल, जिससे बचा जा सके। बेटर, देखो कितना सिंपल पूछा है। कंपैरेटिव गुड का तो वर्स लिख दो। जस्टिस का इनजस्टिस हो जाएगा। सैवेज, है ना, इसका मतलब होता है जंगली, सिविलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। मैं PDF दूंगा अभी आपको। मॉडर्न का बताओ, अब बता दो तुम। एबिलिटी का इनएबिलिटी हो जाएगा। एक्सपेडिट, इसका मतलब होता है सून, तो डिले हो जाएगा, ठीक है, DELAY। रिगोरस, कठिन होता है, सिंपल हो जाएगा, SIMPLE, ठीक है। और क्या बचता है आपके पास में, ये तो हो गए भाई एंटोनियम, सिनोनियम्स। और क्या हो गया आपका, वन वर्ड हो गए, ईडियम, फ्रेज भी हो गए। आओ बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं, और भी इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड है, या आप स्क्रीनशॉट ले लें हिंदी में।
पुरानी पीडीएफ थी, इस वजह से मैंने 25 के पहले रख दी हैं आपके लिए, जो 2022 से 25 तक पूछे गए हैं। ये समझाए भी गए हैं, लिखा हुआ है सब चीज़ें ना। बार बार उल्टी सीधी चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है एक बार अच्छी चीज़ पढ़ लो। और बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, जैसे CHSL हो गया, MTS हो गया, है ना, एयरफोर्स हो गया, उनमें ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये हमने पहले टाइप कर रखा था, पैन एशिया 2025 में आज आपका। वीडियो को पॉज कर लेना आराम से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। नेपोटिज्म, ऑल या एवरी आई तो ओमनी ध्यान रखना है, ऑल पावरफुल ओमनी पोटेंट हो जाएगा, ठीक। देखो ब्यूरो कैसी अभी आ जाए आपका, पहले से हमने PDF में बनाया हुआ है। नोटोरियस को देख लेना एक इस बार, ये इडियम और फ्रेज हैं आपके, हिंदी भी लिखी हुई है, उनके मीन्स लिखे हुए हैं जो आपको ऑप्शन में दिए हुए थे, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है आपको केवल। थोड़ा सा आपका सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन बचा है, और लेटर, है ना, लेटर को भी डिस्क्राइब करना है अभी हमें, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं आपके। देखो एक्यूट लिखा हुआ है, सीवर, क्रिटिकल, तीव्र जिसे कहते हैं, अडेप्ट लिखा हुआ है, चतुर, एस्टोनिशमेंट भी लिखा हुआ है, एडवर्सिटी, एक्नॉलेज, असेंट, अटैक, एपोलॉजी, एड, सहायता करना। ये आपके हेल्प एक तरीके से अनसीन पैसेज आ जाए ना इस बार आपका। बैन, ये देखो क्रूअल, डेस्टिनी हो गया आपका। डेरोगेटरी देखो हमने पहले से ही लिखा हुआ था आपका। डेस्ट्रॉय लिखा हुआ था, देखो डिमोलिश आया था ना 2025 में। तो सही से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। एम्पटी आपका फिलर में पूछा गया है, बैकेंट या ब्लैंक भी आपको ऑप्शन में दे दे तो, ठीक है, ब्लैंक मानी बोतल, पूरा या खाली। फेटल, सीजियल मेंस में आ जाता 2024 में, है ना। फ्रैंक का आपको बताना है, लिखा हुआ है। हाइड कॉन्सियल लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियस ऊपर करा दिए मैंने डिलीजेंट वगैरह में। नेफोरियस अधर्मी जिसे आप कहते हैं, लॉ को ना मानने वाला। स्कॉर्न, हेट फेट आपने पीछे लिखे हुए हैं, टिमिड का लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं आपके। ये लिखा है बैरन, ठीक है। ये देखो सिविल, देख पा रहे हो आप, ये लिखा है सिविलाइट, सैवेज दिया हुआ है इसका, अनसिविलाइट। करेजिया सब 2025 में आ जाऊंगा, साहसी। कंसेंट ये देख लो, है ना, डिसेंट 2025 में आ जाऊंगा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी PDF से आई हुई हैं, बट इतना टाइम नहीं होता है कि यूट्यूब पर लगाया जाए, है ना। 2025 में ये सिनोनिम्स आपका पूछा गया है, क्रूअल का, है ना, क्रूअल, मर्सी या काइंड, एंटोनियम्स है ना इसका, तो इसका एंटोनियम्स पूछा गया है आपका, सिनोनिम्स नहीं HX 2025 क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, ठीक। जिमनेस, ये भी वर्ड आपका पूछा गया है ना, ये देख लो। एक्सपेडेट मैंने 2008 और 20 लिखा था, जिसका सून बताया था डिले, अभी आपने देखा 2024 DX क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। फेलियर का लगातार आपसे पूछ रहा है, सक्सेस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है केवल, और कुछ नहीं है। बाकी की चीज़ें तो ऐसे ही रह जाएंगी, फिर थोड़ा सा ही टाइम है आप लोगों के पास में। इसी वजह से हम बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे आप लोगों के, मैंने सोचा क्यों ना यार करवा ही दिया जाए। जो क्वेश्चन टूटे हुए हैं, देखो 2019 के लिए हमने नोइशी रखा हुआ है, आपको एक अनसिन पैसे पड़ा होगा, अर्ली राइजिंग,
लीड्स टू हैप्पीनेस, तो उसमें नोइस, क्वाइट का एंटोनिम्स पूछा था तो नोइसी उसमें दिया हुआ है। 22, ठीक है। ये आपके होमोफोन्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन्हें आपको अपने सेंटेंस में यूज करना होता है। जैसे पेयर दे देगा कैरियर और कैरियर, इस कैरियर का मतलब जीवन व्रत लिखा हुआ है, इसका मतलब माल ढोने वाला। तो आपको हिंदी नहीं लिखनी है, हिंदी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी, आपको तो केवल ये सेंटेंस में यूज करना है और ब्लैक पेन का प्रयोग कर देना है, ठीक है। यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, तो स्क्रीन शॉट ले लो आप, हिंदी भी लिखी हुई है, देख सकते हैं सभी मैंने टाइप किए हुए हैं, कब कब पूछा गया है। ये शुरुआत के 4-5 बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेने हैं। बर्थ हो गया आपका, और ये बर्थ, ठीक। ये चेक और चेक आपको याद रखना है, हिंदी में लिखी हुई है, कोई चीज़ आपको दिक्कत आएगी नहीं। आइडियल और आइडल लिखा हुआ है, ये इसके लिए सेंटेंस लिखे हैं। साइट और साइट देखो, तीनों साइट लिखी हुई है, स्टेयर लिखी हुई है आपके सामने। फेयर और फेयर, ये देखो साइट और साइट है ना। ये सेंटेंस है आपके रेस्पेक्टफुल और रेस्पेक्टेबल, वुमन और वुमन। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, एनडीए में भी पूछा गया है ये आपका, इस कॉम्प्लीमेंट का सिनोनिम्स पूछा गया था आपसे। स्टेशनरी और स्टेशनरी, ध्यान रखें छोटी सी ई आर वाई है तो लेखन सामग्री ए आर वाई है, तो ये स्तर की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेयर और स्टेयर, पेन और पेन एक अच्छा है। डोज और डोज, कैनवाज और कैनवाज अच्छा है, मुझे लग रहा है कि इस साल भी आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। अडेप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट, जेलस और जीलियस, इसका मतलब ईर्ष्या और उसका उत्साही है ना। अफेक्ट और इफेक्ट, ये देख लेना आप। बॉर्न और बॉर्न, डाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिसेंट को देख लेना आप, है ना। डिसेंट नीचे को उतरना, और डिसेंट असहमत होना किसी से। डिसेंट का मतलब होता है शिष्ट या उचित। ऑनररी और ऑनरेबल, ये देख लेना आप। ठीक है भाई, ये तो हो जाते हैं आपकी बुक ऐप कंप्लीट, ठीक है। आइए अब इम्पोर्टेंट लेटर्स और मैं और आर्टिकल्स आपको शो कर दूँ। पहले लेटर देख लेते हैं। देखिए भाई, आप में से जो कमज़ोर हैं उन्हें एक लेटर टू द एडिटर ज़रूर आएगा, तो लेटर टू द एडिटर का कोई फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आप एक सही से याद कर लेते हैं तो आप अपना आंसर बना ले जाओगे। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, जैसे कॉपी लिखोगे आप तो सेपरेट पेज पर आप लिख दोगे, जैसे मैंने लिख दिया है 2 से 10 गांधीनगर, है ना, आगरा यूपी। ये आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। उसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन का गैप देना है। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है। डेट इसी प्रकार से आप मेंशन करोगे, सबसे पहले तारीख लिखोगे, उसके बाद मंथ लिखोगे, उसके बाद डेट आप मेंशन कर देंगे, जैसे आपका चल रहा है सन 2026। उसके बाद एक लाइन फिर आपको छोड़नी है, फिर लिखना है रिसीवर एड्रेस, तो उसमें लिख देंगे द एडिटर। न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो आप लिख देंगे, नहीं दिया है तो अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं, अमर उजाला, जो भी आपको अच्छा लगे। और कहाँ से प्रकाशित होता है वहाँ से लिख दें, मथुरा, आगरा। भाई मैं आगरा का हूँ तो मैंने आगरा लिख दिया है। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है। तो आप कहोगे हमें यहाँ तक समझ में आ जाए कि सबसे पहले हमें सेंड्रस एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट डालना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है, और ये सेम रहेगा, है ना। बस ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर का नाम चेंज होगा और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ये सब्जेक्ट आपको इसी के आगे लिखनी है ब्लैक पेन से, ये आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगी। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, सैल्यूटेशन में सर या मैम लिख देंगे। उसके बाद ये फिक्स लाइंस आपको याद रखनी है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मैं संबंधित अधिकारी गणों के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ टुवार्ड्स की तरफ। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ लिख देना है।
दो सब्जेक्ट दिया, इतना लाइन आपका फिक्स रहेगा। यहाँ तक पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा एडिटर के लिए, ये ध्यान रखें। रट लो कैसे भी करके, सब्जेक्ट यहाँ पेपर नेम चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा केवल। 2-3 लाइन आपको इस तरह लपेट देनी है जो भी आपको पता है। फिर लास्ट वाली लाइन आपको याद रखनी है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज पेपर, यानी कि आप अपने पेपर में मेरे पत्र को प्रकाशित करेंगे, सो दैट, ताकि द अथॉरिटीज में रियलाइज अवर डिफ़िकल्टी, ताकि जो अधिकारी गण हैं वे हमारी समस्याओं को महसूस कर सकें, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस मैटर, और इस मामले में आवश्यक कदम उठा सकें। ठीक है, एक लाइन छोड़नी है, थैंकिंग यू वगैरह आपको देना है। अब ये रहा आपका फुल, ये मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, इनकन्वीनियंस ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कटौती के कारण होने वाली बारंबार परेशानी या असुविधा। सेम फॉर्मेट है, सेंड्रस एड्रेस आपका, लाइन छोड़नी है, डेट लिखी हुई है, लाइन छोड़नी है आपको, रिसीवर एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने यहाँ न्यूज़पेपर का नाम भी मेंशन कर दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया है, लाइन छोड़नी है, सर या मैम लिखना है, यहाँ कॉमा लगा के फिर लिख दोगे, ये सेम लाइन आपकी है ना, यहाँ टुवर्ड्स तक। फिर ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूज, जोर की जगह पर अवर लिख देंगे, अवर लोकलिटी। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना क्वेश्चन में आता है, ये 100% याद करके आपको देना है। उसके बाद इससे सब्जेक्ट संबंधित हमने कुछ यहाँ लिख दिया है कि द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया हैव ब्रॉट दिस फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बट ऑल इंडिया, यानी कि इस क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं इस तथ्य को इलेक्ट्रिसिटी विभाग के सामने पहले ला चुके हैं या संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन सब व्यर्थ है। द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, यानी कि बार बार विद्युत की जो कटौती है उससे इस क्षेत्र के निवासियों के लिए बहुत असुविधा होती है। द बोर्ड एग्जामिनेशन है बिगन, और हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं वो प्रारंभ हो गई हैं। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल ड्यू टू ब्रेकडाउन, और जो छात्र हैं वो विद्युत कटौती के कारण एक बड़ी समस्या को महसूस करते हैं। फिर आपको ये 6 लाइन है, यहाँ आपको थैंकिंग भी लिख देना एकदम फिर से, और यहाँ आप लिख देंगे ये सिग्नेचर में, ये सिंसियरली एक्सप्लाइड, एक ये दे के यहाँ कंसर्न अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आपके प्रतिस्पर्धात्मक या जैसे भी एग्जाम में क्या होती है, अनुचित व्यवहार होता है, उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये ले लिया होगा आपने, ये सेंड में देखो टू आवर्स तक। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, 2-4 लाइन आपको यहाँ ऐड कर देंगे, बाकी चीज़ 8 नंबर आपको एग्जाम में दीजिएगा, अगर कोई भी याद नहीं है तो कर लीजिए। ये प्रिंसिपल के लिए भैया, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, इसमें सीधा आप सीधा प्रिंसिपल से लिख देंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी ये नहीं लिखेंगे। ये सब्जेक्ट लिखना है आपको, मैंने एक्सप्लेन किए हुए ये किसी कंसेशन पे है, आ जाएगा। ये हो गया कि हमने क्वेश्चन लिखे हुए थे आपसे द लास्ट लेसन से, लेकिन मैंने ये बुक से करा दिया आपको। ठीक है, आइए एक आर्टिकल और देखिए जैसे मैं आपको 4 या 5 आर्टिकल्स बताता, लेकिन इसमें आप प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को जरूर देखिएगा। ये रहा इसका आंसर, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी हैं। ठीक है, बाकी एक याद कर लेना आपको के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अनसिंथेसिस कैसे सॉल्व करें वो भी आप एक बार सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वीडियो आपको। ठीक है, तो बाकी के सेपरेट वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर